वोटिंग परसेंटेज लो होने का नुकसान काफी हद तक बीजेपी को मिल सकता है, क्योंकि अगर हम नूह या मेवात इलाके की बात करते हैं वह वोटिंग परसेंटेज हाई है। जब हम जाट समुदाय की बात करते हैं तो वहां भी वोटिंग परसेंटेज कमोबेश हाई रहती है। यानी ये मान के चलिए कि जो नॉन जाट वोट बैंक कहा जाता था तथाकथित रूप से बीजेपी का, वो निकल के नहीं आया। इसका अर्थ यही है कि वो राज्य की लीडरशिप से नाराज थे। इसका अर्थ यही है कि जो मुद्दे हैं, जो पैन हरियाणा वाले मुद्दे हैं, चाहे वो अग्निवीर की बात हो, क्योंकि हरियाणा वो राज्य है जो देश को बहुत बड़ी संख्या में सैनिक देता है, सिपाही देता है, तो वो वाले मुद्दे ऐसे हैं जो पार्टी लाइन से ऊपर उठ के काम करते हैं, कास्ट पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के काम करते हैं, और जिसका खासा नुकसान इस बार बीजेपी को देखने को मिल सकता है जैसे ही 8 तारीख को नतीजे आएंगे। ठीक है, मैं राय सिंह गुज्जर जी के पास आ रहा हूं। राय सिंह जी, देखिए ये चीज तो कांग्रेस में खुली किताब है। ये पंजाब में क्या हुआ, आपने चलती हुई सरकार खो दी क्योंकि वहां पर 2 बड़े नेता लड़ रहे थे। हरियाणा में कई छत्रप थे, उसमें से कई छत्रप आपकी पार्टी छोड़कर भी गए, कुछ वापस भी आ गए उनमें। लेकिन अगर सत्ता आ गई वहां पर तो ये सत्ता का ताज किसके सिर सजेगा? क्या ये मुश्किल होगी? राजस्थान में इससे पहले वो एपिसोड देख चुके हैं हम, छत्तीसगढ़ में एपिसोड देख चुके हैं हम। तो हरियाणा में अगर आपके पास गवर्नमेंट आ भी जाती है तो क्या ये इतना आसान रहेगा? क्या भूपेंद्र हुड्डा या फिर उनके बेटे, किसके सिर ये ताज सजेगा? देखिए, कांग्रेस हाईकमान एक मजबूत नेतृत्व पर चल रहा है। हमारे प्रतिपक्ष नेता जननायक राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार पूरे देश के अंदर हर वर्ग की आवाज को उठाकर ये साबित किया है कि जननेता जो होता है वो सच्चाई को जानता है, समझता है। और इन परिस्थितियों में जब हरियाणा में हमारी सरकार बनने जा रही है तो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, हमारे खड़गे साहब, हमारे अध्यक्ष ने, और राहुल गांधी जी ने और तमाम बड़े नेताओं ने ये स्पष्ट कर दिया है कि सरकार बनने के बाद जो शीर्ष नेतृत्व है वो तय करेगा कि हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन। जहां तक बात है कार्य करने की, हम मानते हैं कि हरियाणा के सभी नेताओं ने अपने अपने इलाके में, अपने अपने आधार पर चुनावी प्रक्रिया में बहुत मजबूत तरीके से लोगों के बीच जाकर राहुल गांधी जी की बात को बताया है, सोनिया जी के मार्गदर्शन में चलने वाले कार्यों को बताया है, खड़गे जी के संकल्प को किस तरीके से लेकर गए हैं। तो हम सब ने, हमारे नेताओं ने, 36 बिरादरी के भाईचारे ने, एकता ने ये साबित किया है कि प्रदेश के लोगों को जो कुशासन में, भाजपा के कुशासन ने जो जख्म दिए हैं, जो हर वर्ग के लोगों को तानाशाही तरीके से डराकर धमकाकर हर वर्ग के विरोध में कार्य किए हैं, और हर वर्ग को कहीं हिंसा के नाम पर, कहीं जाति के नाम पर, धर्म लेकिन के नाम ये पर जो क्लियर करने वाली स्थिति है सर, इसी में तो फंस जाते हैं ना कई बार। मध्य प्रदेश में आपकी चलती हुई सरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया छोड़कर चले गए। मैं आपकी बात, ये क्लैरिटी नहीं होती है ना कई बार सर। हाँ, नहीं, देखिए, प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को शासन सौंपने का मन बना लिया है, मन बन चुका है, जो आपके आंकड़े बता रहे हैं। अब रही बात शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा, वो प्रदेश की जनता को, वो हम सबको, प्रत्येक कार्यकर्ता को, हमारे नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। चलिए सर, मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकता हूं, इस डिस्कशन को तो हम आगे बढ़ाएंगे। इस बीच एक और राज्य में चुनाव हुए हैं, उसका भी जिक्र कर लेते हैं। न्यूज स्टेट पर जम्मू कश्मीर का महा एग्जिट पोल आपके सामने है। पीपल्स पल्स पोल में कांग्रेस प्लस को बढ़त है। भास्कर के पोल में कांग्रेस बीजेपी में टक्कर दिखाई दे रही है। इंडिया टुडे पोल में कांग्रेस प्लस सबसे बड़ा गठबंधन बनकर यहां पर दिखाई दे रहा है। तो ये स्थिति है जम्मू कश्मीर की, जहां पर 370 हटने के बाद पहली बार चुनाव हो रहा है। और आपको बता दें कि बड़े लंबे समय से चुनाव की मांग हो रही थी, एक लंबा समय गुजरा वहां पर राज्यपाल शासन में। अब जब चुनाव हुए तो सारी पार्टियां जो हैं उन्होंने पूरा दम लगाया, लेकिन जम्मू में जो है वो भारतीय जनता पार्टी लीड करती हुई दिख रही है, वहीं पर उसकी सबसे ज्यादा सीटें भी दिख रही हैं। वहीं अगर कश्मीर की हम बात करते हैं तो वहां पर अन्य दलों ने अच्छा किया है। यह स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल आप देख लीजिए, तो हरियाणा की है, जम्मू कश्मीर की भी आपको बताएंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जैसे हमने आपको बताया कि कांग्रेस 59 पर आती हुई दिखाई दे रही है, बीजेपी 28 पर। जम्मू कश्मीर की जो स्थिति है उससे भी आपको वाकिफ कराएंगे, वहां पर क्या स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि फिलहाल जो एग्जिट पोल है उसमें कांग्रेस प्लस को प्लस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहां पर आपको बता दें कि एनसी कांग्रेस को 35 से 40 सीटें मिल सकती हैं, वहीं बीजेपी को 20 से 25 सीटें मिल सकती हैं। ये फिलहाल स्थिति दिखाई दे रही है जम्मू कश्मीर की। मोहित राज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं।
मोहित, क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर दोनों को अगर हम मिलाएं तो बड़ा मुश्किल है यहां पर किसी एक के पक्ष में रिजल्ट जाए? क्या त्रिशंकु विधानसभा बनती दिख रही है? अभी ठीक है, थोड़ा सा ऑडियो में प्रॉब्लम है, उसको ठीक करते हैं हम। और यहां पर पीडीपी क्या गेम चेंजर बन सकती है? यात्रा जम्मू कश्मीर, ठीक है, एक बार हम आंकड़े भी बता देते हैं। ये देखिए, जम्मू कश्मीर का पीपल्स पल्स, कांग्रेस 40 से 50, 23 से 27 बीजेपी, 7 से 11 पीडीपी और अदर्स 4 से 6, भास्कर 35 से 40 कांग्रेस, 20 से 25 बीजेपी। यहां पर किसी की सरकार नहीं है। पीडीपी 4 से 7, किंगमेकर, अदर्स भी अहम भूमिका 12 से 16। इंडिया टुडे 40 से 48, यानी कांग्रेस प्लस जो है वो सरकार बना सकता है। 46 देखिए डॉट आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है और यही मेजॉरिटी के लिए यहां पर चाहिए भी 90 विधानसभा वाली जम्मू कश्मीर में, जहां पर कश्मीर में 47 और जम्मू में 23 सीटें। हमारे साथ देखिए जुड़े हुए हैं मोहित राज दुबे, पहले उन्हीं का रिएक्शन ले लेते हैं। मोहित, कांग्रेस को बढ़त दिख रही है यहां, लेकिन एग्जैक्ट 46 अगर जरा सा भी ऊपर नीचे हो गया तो बहुमत से दूर हो सकती है कांग्रेस प्लस। देखिए आप जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल। नहीं, देखिए जम्मू कश्मीर के बारे में जो अभी जो मैं बात कर रहा था उसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। मैंने भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की जम्मू कश्मीर में कवर की थी और उस यात्रा को जब मैंने कवर किया उस वक्त मुझे नब्ज समझ में आ गई थी कि जम्मू कश्मीर की जनता कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में आती हुई दिखाई दे रही थी और कहीं ना कहीं कांग्रेस को समझ रही है। कांग्रेस ने जिस तरीके से, राहुल गांधी ने जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में मुद्दों को उठाया, कश्मीर के स्टेटहुड के मुद्दे को उठाया, वो मुद्दा कहीं ना कहीं वहाँ की आम जनता, आम पब्लिक को कनेक्ट कर रहा था। और आपको बता दूं कि घाटी में कई अरसे के बाद इस तरीके से लोग बाहर निकले थे किसी नेता के स्वागत। बिल्कुल, मैं थोड़ा सा दोबारा जोड़ने की कोशिश करूंगा, लेकिन एक रिएक्शन मैं राहुल का भी ले लेता हूं। राहुल, जम्मू कश्मीर के एग्जिट पोल को कैसे देखें? यहां पर देखिए 43 सीटें जम्मू में, 47 कश्मीर में। जम्मू में बीजेपी मजबूत दिख रही है, लेकिन कश्मीर में हमें पीडीपी भी दिख रही है, हमें एनसीपी भी दिख रही है और अदर्स का जो आंकड़ा है वो भी अच्छा खासा दिख रहा है। देखिए, जम्मू कश्मीर को देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प भी है और मुश्किल भी है। जम्मू कश्मीर को देखना इसलिए मुश्किल है क्योंकि कांग्रेस और एनसी की सरकार बनती हुई काफ़ी हद तक नज़र आ रही है और उन्हें कोई समस्या भी नहीं होगी, क्योंकि अगर महबूबा मुफ्ती की बात करें, वो इंडिया गठबंधन के, इंडिया अलायंस की पार्टनर है और वो काफ़ी हद तक जब ज़रूरत होगी वो साथ में आ सकते हैं। अन्य के पास भी मेरे ख्याल से 10 के आसपास, 8 से लेकर 10 सीटें रहेंगी। उनका वोट शेयर उससे भी ज़्यादा हो सकता है बीजेपी के आसपास रहे, तो वहाँ से भी कुछ ऐसे तत्व हो सकते हैं जो एनसी और कांग्रेस के साथ सरकार बनाते हुए नजर आए। तो सरकार कांग्रेस और एनसी की गठबंधन की बन रही है, इसमें मेरे ख्याल से जितना मुझे अंदाजा है कोई शुबा नहीं होनी चाहिए। लेकिन यह कांग्रेस की जीत और बीजेपी की हार की नजर से देखे तो कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि बीजेपी को 2019 से पहले जो चुनाव हुए थे उन्हें शायद 24 या 25 सीटें मिली थी। उस वक्त लेह लद्दाख भी जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, जहां पे शिया आबादी ज्यादा है। अगर हम कारगिल और द्रास जिले की बात करें, और बुद्धिस्ट आबादी भी ज्यादा है जब हम लेह की बात करते हैं और नीचे का पूरा जो एलएसी का एरिया है उसकी बात करते हैं। इस बार वो इलाका अलग हो चुका है, यूटी बन चुका, और उसके बाद भी अगर बीजेपी 2019 से पहले वाला मुकाम हासिल कर लेती है या उसके आसपास या उससे आगे निकल जाती है, तो यह कहना जल्दबाजी होगी कि बीजेपी की हार हुई है। ऐसा लग रहा है कि जो सीट्स पीडीपी के पास थी, महबूबा मुफ्ती या उनके पिता की जो सियासत थी, वो अपनी जमीन खोते हुए नजर आ रहे हैं और उसका सीधा फायदा मिला है फारूक अब्दुल्ला को, उमर अब्दुल्ला को और कांग्रेस पार्टी को। और वही स्थिति लग रही है कि कम से कम सरकार बनाने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन कश्मीर को समझना बहुत ज़्यादा दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ पर एक खास बात यह भी है कि जो अन्य हैं उनमें से कई शक्तियाँ ऐसी हैं जो भारत विरोधी है, जो पीओके परस्त नजर आते हैं, पाकिस्तान परस्त नजर आते हैं। लेकिन खास बात यह है दो लिहाज से। पहला, वोटिंग परसेंटेज, जिसका जिक्र मोहित भी करते नजर आ रहे थे। अगर वोटिंग परसेंट 50 से ऊपर जाता है विधानसभा चुनाव में भी, लोकसभा चुनाव में भी, ये मान के चलिए कि लोकतंत्र में, जमहूरियत में आवाम की आस्था है
और वो सभी पार्टियों के लिए अच्छा है, पहली चीज। और दूसरी चीज ये कि अगर हम 87, 88 के चुनाव की बात करें, विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूं, 1987 के, जब बहुत सारे ऐसे तत्व थे जो एनसी और कांग्रेस के खिलाफ थे, उन्होंने कहा इलेक्शन रिग हो गए हैं, और उसके बाद वो एक्टिविज्म की तरफ चले गए, वो दहशतगर्द की तरफ चले गए। लेकिन इस बार जो वो तत्व थे जो कुछ हद तक सॉफ्ट नजर आते हैं, वो मेन स्ट्रीम में वापस आए हैं, वो जमहूरियत में वापस आए हैं, जो कश्मीरियत के लिहाज से एक बेहद सुनहरा पल है पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके। जी शुक्रिया आपका राहुल, जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। मोहित भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम गेस्ट जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, एग्जिट पोल ने एक तस्वीर पेश यहां पर जरूर कर दी है, लेकिन क्या ये एग्जैक्ट स्थिति बनेगी, इसका इंतजार करना होगा 8 तारीख तक के लिए। और हरियाणा के चुनाव से जुड़ी जो आपको जानकारियां हैं वो सबसे पहले न्यूज स्टेट पर जानने को मिलेंगी, इसीलिए 8 तारीख को सुबह से आप हमारे साथ बने रहिएगा ताकि तमाम अपडेट आपको मिलते रहें। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं। ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹਾਲ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਸਵਾਲ, ਖੇਡ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਤ ਤੇ ਜਵਾਨ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਸਟੇਟ, ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अजीत। और हरियाणा में चुनाव संपन्न हो गया है, ईवीएम में किस्मत कैद हो गई है।